चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। इसका हम लोग पाठांत प्रश्न और उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। उत्तर, शतरंज के खिलाड़ी शीर्षक पढ़ते ही हमारे दिमाग में शतरंज खेलते लोगों की तस्वीर उभर जाती है। शतरंज एक दिमागी खेल है जिसे मोहरों की मदद से राजनीतिक चालें चलकर खिलाड़ी एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं। राजनीति में भी इसी प्रकार चालें चलकर सत्ता हथियाने का प्रयास किया जाता है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में मीर और मिर्जा अपने समाज और देश के हालातों से कटकर शतरंज खेलने में मगन रहते हैं और इस प्रकार खेलते हैं मानो वे दोनों दो राजा हों जो एक दूसरे का राज्य हड़पना चाहते हैं। अंत में वे खेलते खेलते झगड़ पड़ते हैं और एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। यह कहानी बताती है कि मीर और मिर्जा दोनों बुद्धिमान तथा बहादुर थे, किंतु फिर भी वे देश के हालातों में देश की स्वाधीनता में साथ न देकर अपनी विलासिता में डूबे रहते हैं। जिस प्रकार शतरंज के मोहरे बेजान राजा और राज्य को दर्शाते हैं, उसी प्रकार मीर और मिर्जा भी अकर्मण्य बने रहते हैं। प्रश्न 2, मीर और मिर्जा की मित्रता के सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मीर और मिर्जा दोनों अच्छे मित्र थे। वे जागीरों के शासक थे तथा बुद्धिमान एवं बहादुर थे। उनकी मित्रता के सकारात्मक पक्ष ये हो सकते हैं कि वे दोनों मिलकर यदि अपनी प्रजा की भलाई करते और बुद्धिमानी एवं बहादुरी को अपने शासक वाजिद अली शाह के साथ जोड़ते तो निश्चय ही वाजिद अली शाह गिरफ्तार नहीं होते और लखनऊ पर अंग्रेजों का शासन नहीं हो पाता। इन दोनों मित्रता से दोनों की शक्ति 1 और 1 11 बनकर समाज को मजबूत ही करती है। इन दोनों की मित्रता के नकारात्मक पहलू ये हुए कि दोनों विलासी होने तथा शतरंज के मोह रखने के कारण आलसी हो गए। उन्हें देश और समाज से कोई सरोकार न रहा। वे कर्तव्य विमुख होकर केवल अपने सुख को देखते रहे, जिसका परिणाम वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी तथा लखनऊ की बर्बादी निकला। आइए देखते हैं प्रश्न 3, जिसे आजीविका के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता उसे जीवन में कुछ विकृतियां आ जाती हैं। उसके जीवन में कहानी के आधार पर इस कथन पर विचार कीजिए। उत्तर, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए काम करना पड़ता है तथा मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति सफल और संपन्न हो जाते हैं उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता। अतः उनके पास समय और साधन दोनों होने के कारण उनका समय नहीं गुजरता और वे तरह तरह के व्यसन पाल लेते हैं जो परिणामतः जीवन को विकृत करने वाले और पतन की तरफ ले जाने वाले होते हैं। मीर और मिर्जा दोनों के पास जागीरें थीं। वे सुख से जीवन बिता रहे थे, इसी कारण वे विलासी हो गए और उन्होंने अपने कर्तव्यों की अपेक्षा शतरंज खेलना और आलसीपन को ही जीवन मान लिया। वे विवेकहीन और कायर होकर अपने ही देश का विनाश देखते रहे। प्रश्न 4, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के उद्देश्य पर विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, शतरंज के खिलाड़ी कहानी की कथा वस्तु स्वाधीनता आंदोलन के समय की है। यह वह समय था जब देश को बहादुरों की नहीं अपितु बुद्धिमान लोगों की भी जरूरत थी, किंतु देश में अनेक नवाब, छोटे राजा विलासिता में डूबे हुए थे या आपसी झगड़ों में प्रेमचंद्र ने इसी स्थिति को आधार बनाकर यह कहानी लिखी है। शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें बुद्धिमान खिलाड़ी ही जीत सकता है। मीर और मिर्जा बुद्धिमान हैं, परंतु वे विलासिता में डूबे हैं। यदि वे अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग देश के लिए करते तो हमारा देश पराधीन नहीं होता। प्रेमचंद यही कहना चाहते हैं
कि हमें देश हित के लिए अपने आराम और विलास को छोड़ देना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। लेकिन मीर और मिर्जा लोग देश और समाज को भूलकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अपने मनोरंजन में लगे रहते हैं। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि का समाज के हित में कोई उपयोग नहीं था। प्रेमचंद बताना चाहते हैं कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ, किन स्थितियों ने अंग्रेजों को बढ़ावा दिया। एक वर्ग की दुष्प्रवृत्ति और सक्रियण मानसिकता न केवल दूसरे वर्गों को प्रभावित करती है अपितु देश के लिए घातक सिद्ध होती है, जिसका परिणाम आने वाली अनेक पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। मीर और मिर्जा जैसे लोग आपस में लड़कर झूठे की तुष्टि के लिए तो बहादुरी दिखाते हैं, किंतु देश के प्रति अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ बैठे रहते हैं। प्रश्न 5, भारत में स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में शतरंज के खिलाड़ी कहानी के महत्व पर विचार कीजिए। उत्तर, शतरंज के खिलाड़ी कहानी जिस युग के संदर्भ में रची गई है, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था तथा स्वाधीनता आंदोलन जोरों पर था। ऐसे समय में देश को साहसी एवं बुद्धिमान लोगों की जरूरत थी। शतरंज बुद्धि का खेल है, यानी जो लोग शतरंज में माहिर हैं वे राजनीति को अच्छी तरह समझ सकते हैं तथा देश की स्वतंत्रता में योगदान दे सकते हैं। उस समय भारत के शासन में नवाबों और छोटे राजाओं की भागीदारी थी, लेकिन वे लोग अपने भोग विलास में उलझे हुए थे। मिर्जा और मीर जैसे लोग बुद्धिमान थे। यदि वे अपने दिमाग को देश को बचाने के लिए लगाते तो देश को गुलाम होने से बचाया जा सकता था। प्रेमचंद ने इस कहानी द्वारा स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े नेताओं एवं जनता को यह सीख दी है कि देश और स्वतंत्रता व जन कल्याण के लिए हमें अपने सुख, चैन और विलासिता को त्याग राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। मीर और मिर्जा अपने दायित्व और समाज उनकी अक्रमणता और विलासिता का प्रतीक है। वे बुद्धिमान थे, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए उनकी बुद्धि का कोई उपयोग नहीं दिखा। व्यक्ति की कोई भी शक्ति, कोई भी कार्य तब तक सकारात्मक नहीं कहा जा सकता जब तक वह समाज का हित न करे। प्रेमचंद ने इस कहानी द्वारा जनता को चेतावनी दी है कि किन स्थितियों के कारण हम गुलाम हैं और यदि हमें विदेशी शासन से मुक्त होना है तो अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठना होगा और संघर्ष करना होगा। जो समाज भोग विलास में डूबा रहेगा उसका हाल मीर और मिर्जा जैसे होगा। वे अपनी झूठी शान में एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। जो साहस और बुद्धि उन्हें अपनी प्रजा और देश के लिए लगानी चाहिए थी वे इस तरह व्यर्थ कर देते हैं। अतः हमें यह संकल्प करना होगा कि सबसे पहले देश हित है, बाकी सब बाद में, तभी हम स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले सकेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 6। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में व्यक्त वातावरण की तुलना आज के वातावरण से करते हुए एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, शतरंज के खिलाड़ी का वातावरण उस समय का है जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। वे जनता और शासकों सभी पर अत्याचार करते थे। नवाब और राजा महाराजा तथा जनता सभी विलासिता के रंग में डूबे हुए थे। किसी को देश की चिंता नहीं थी। कोई नाच गाने में डूबा था तो कोई नशे की मादकता में। शासन, साहित्य, सामाजिक स्थिति, उद्योग धंधों, खान पान, व्यवहार आदि सभी में विलासिता थी। विदेशी शासकों के वर्चस्व के कारण देश की जनता को किसी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। सभी को उनका हुक्म मानना पड़ता था। अंग्रेज पूरी तरह देश को अपने कब्जे में करने के लिए छोटे छोटे शासकों को हटा रहे थे, जिसके लिए संघर्ष होता था, और भारतीय शासक भी जनता को लूट रहे थे। उन्हें अपने ऐशो आराम की फिक्र थी, जनता की नहीं। आज का वातावरण उस समय से एकदम अलग है। आज हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। हमें अपने तरीके से जीवन जी सकते हैं। सुख सुविधाओं के भी सामान मौजूद हैं। किसी प्रकार का अत्याचार होने पर हम कानून की शरण में जा सकते हैं। शासकों की कमियों को उजागर कर सकते हैं।
लोकतंत्र में जनता खराब शासक को हटाने का अधिकार रखती है, परंतु यह सब होते हुए भी भ्रष्टाचार के कारण कुछ स्थिति उस समय जैसी होती जा रही है। शासक, नेता, सरकारी अधिकारी और जनता देश हित को छोड़कर अपने निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा है गरीबी, कुशासन, आतंकवाद, बेरोजगारी, महंगाई। जिस आज़ादी को हमने इतने संघर्षों से पाया था, आज हम उसकी कीमत भूल गए हैं और निजी स्वार्थ में लिप्त होते जा रहे हैं। यह सही है कि आज हम विदेशी शासन के गुलाम नहीं हैं, लेकिन नेताओं की स्वार्थ वृत्ति के कारण विदेशी लोग उद्योगों एवं निवेश के कारण धीरे धीरे अपने पांव जमाते रहे हैं, जो देश की स्वतंत्रता के लिए खतरे का संकेत है। देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न के मैं उत्तर दे रहा हूं, आप चाहें तो अपने शब्दों में भी इन उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न 7, मिर्जा और मीर के चरित्र की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली शतरंज के खिलाड़ी कहानी के मुख्य पात्र हैं। दोनों के पास जागीरदारी है, वे दोनों मित्र थे। पैतृक संपत्ति के कारण उनके पास धन की कमी नहीं है, इस कारण दोनों कामचोर, विलासी और कायर हो गए हैं। मिर्जा साहब को न अपने परिवार की चिंता है और न लखनऊ की जनता की। उन्हें अपने बादशाह के बंदी बन जाने की चिंता भी नहीं है। वे अपनी शतरंज के साथ अपने आराम में लगे रहना चाहते हैं। वे अपनी सुविधा और सुख नहीं छोड़ना चाहते थे। लखनऊ की बिगड़ती हालत का भी उन पर कोई असर नहीं था। उन्हें चिंता थी तो केवल शतरंज खेलने की। मिर्जा की अकर्मण्यता और बेपरवाही का पता इस बात से चलता है कि वे वाजिद अली शाह को बंदी बनाने की बात पर दुख प्रकट करते हैं, परंतु हमदर्दी के नाते नहीं, बल्कि मीर से हारने पर उनका ध्यान भटकाने के लिए। मिर्जा को जो व्यक्तित्व सामने आता है वह उनके विलासी, कायर, संवेदनाहीन, देश के प्रति उपेक्षा, स्वार्थपरता, झूठी शान को बिगाड़ने वाला है। मीर साहब को भी मिर्जा की तरह शतरंज खेलने और पान हुक्के से ही प्यार है। परिवार, समाज, देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वे पूर्ण रूप से विलासी हैं। शतरंज की लत के कारण उनका स्वाभिमान नष्ट हो चुका है। मिर्जा की पत्नी मीर को पसंद नहीं करती, किंतु फिर भी वे मिर्जा के घर जाना नहीं छोड़ते। वे मिर्जा को उसकी पत्नी को दबाकर रखने की सलाह देते हैं। मीर साहब डरपोक एवं कायर हैं। मिर्जा की बेगम के गुस्से के डर से भागना और बादशाही फौज के अफसर के आने पर डर जाना और घर पर न होने की बात कहना इनकी कायरता को दिखाता है। शतरंज के खेल में बेईमानी करना और अकड़ना इनकी मक्कारी और झूठी शान को दिखाता है। मीर का व्यक्तित्व एक बेईमान, कायर, विलासी, झूठी शान में रहने वाले और स्वार्थी व्यक्ति का है। आइए आगे देखते हैं। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, शतरंज के खिलाड़ी कहानी की कथा वस्तु पर विचार कीजिए। उत्तर, इस कहानी की भूमिका के बाद कहानी के मुख्य पात्र मीर और मिर्जा हमारे सामने आते हैं। भूमिका कहानी की मूल कथा वस्तु को समझने के लिए आवश्यक है। प्रेमचंद ने कहानी में पराधीन भारत के एक प्रमुख सत्ता केंद्र लखनऊ के सामाजिक राजनीतिक, ये अलग अलग होगा, सामाजिक राजनीतिक वातावरण की चर्चा की है, जो शासक वर्ग से लेकर आम जनता तक की विलासिता को उजागर करता है। यहाँ शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी, साहित्यकार, कलाकार और व्यापारी उद्यमी भी विलास सामग्री के उपभोग, प्रचार और निर्माण में जुटे हैं। शासन और जनता दोनों अकर्मण्य हो चुके थे तथा दुर्व्यसनों एवं विलासिता को ही जीवन का सुख मान बैठे हैं। उनके तर्क होते थे कि शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदे मसलों को सुलझाने की आदत पड़ जाती है। प्रेमचंद का विचार है कि यह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी।
प्रेमचंद का उद्देश्य यह बताना है कि जिस देश का जिम्मेदार वर्ग लापरवाह होकर भोग विलास में डूब जाता है, उस देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। इस कहानी का यह संदेश भी है कि यदि देश को दास्ता से बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बोध होना चाहिए। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली तो कहानी के पात्र मात्र हैं। इनके माध्यम से प्रेमचंद ने एक वर्ग की उन प्रवृत्तियों की ओर संकेत किया है जो अंततः आत्मघाती होती हैं। यदि हम देश पर आए संकट के समय जोखिम के डर से स्वार्थी हो जाएं, तो देश का संकट हमारा भी संकट बन जाएगा। कहानी से पता चलता है कि उस समय लखनऊ के नवाब और दरबारी ग्रामीण जनता को लूटकर अपनी ऐश पर धन खर्च कर रहे थे। इसी कारण अंग्रेजों को लखनऊ पर शासन करने की हिम्मत एवं अवसर मिले। शासक वर्ग की कर्तव्यहीनता की चरम परिणति तब दिखाई पड़ती है जब लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज कैद कर लेते हैं। तब भी उनके अधीन मीर और मिर्जा उनके शोक में डूबने के बजाय उनका उपहास उड़ाते हैं। कहानी के इस अंश में ऐसी पराजय का जिक्र किया गया है जिसमें न कोई मारकाट थी, न एक बूंद खून गिरा था। यह अहिंसा न थी बल्कि घोर कायरपन था जिसका परिणाम राज्य की प्रजा को भुगतना पड़ा। प्रेमचंद ने इस कहानी द्वारा भारत के गुलाम होने की प्रक्रिया और उसके कारणों की ओर संकेत करने का प्रयास किया है। प्रश्न 2, चर्चा कीजिए कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी के संवाद अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। उत्तर, संवाद कहानी के घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चरित्रों के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताते हैं और कहानी में नाटकीयता का गुण उत्पन्न करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में प्रेमचंद ने सीधे सीधे तत्कालीन वातावरण का वर्णन किया है, पर इस कहानी में संवाद भी कम नहीं है। प्रेमचंद्र पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं बताने के लिए बीच बीच में संवादों का भी सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए एक स्थान पर जब बेगम साहिबा कहती हैं कि क्या पान मांग है, कह दो आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। इस संवाद से बेगम साहिबा की मनस्थिति का बोध होता है जिसमें क्रोध और झल्लाहट है। एक अन्य स्थान पर मिर्जा साहब कहते हैं, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी मैयत ही देखे जो उधर जाए। यह संवाद मिर्जा साहब के अपमानित होने के डर को व्यक्त करता है। मीर साहब का यह कथन की बड़ी गुस्सेवार मालूम होती है, मगर अब आपने उन्हें यों सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, इससे उनकी बेगम और अन्य औरतों के प्रति राय पता चलता है। इसी प्रकार जब मिर्जा मीर को बताते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कैद कर लिया है, तो मीर को बेफिक्री और मिर्जा की झूठी सहानुभूति निम्नलिखित संवादों से प्रकट होती है। मिर्जा किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किश्त, बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। यहाँ मिर्जा का कहना हाय गरीब वाजिद अली शाह एक गहरे व्यंग को प्रकट करता है। संवादों के अधिकांश शब्द उर्दू अथवा फारसी शैली के हैं। इनसे कहानी में जीवंतता आ गई है और तत्कालीन लखनऊ के समांती जीवन शैली तथा उनकी भाषा का बोध होता है। संवाद पात्रों की मनस्थिति एवं उनके उद्देश्यों को सामने लाने में भी सक्षम है। प्रश्न 3, शतरंज के खिलाड़ी कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर, शतरंज के खिलाड़ी कहानी भाषा की दृष्टि से अन्य कहानियों से भिन्न है, अलग है। इसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रभावमय प्रयोग किया गया है।
साथ ही तत्सम और तद्भव शब्दों का भी इस्तेमाल है। कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द भी हैं। इस कहानी में हिंदी भाषा का एक भिन्न रूप है जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता है। इसकी भाषा भारत की मिलीजुली संस्कृति को भी अभिव्यक्त करती है। उस समय भारत में हिंदी और उर्दू का विवाद बड़े लंबे समय तक चलता रहा। हिंदी उर्दू के विवाद के उस दौर में राजनीतिक क्षेत्रों में गांधी जी ने और साहित्य क्षेत्रों में प्रेमचंद्र ने भाषा को इस मिले जुले रूप की वकालत की थी जो तत्कालीन समाज में आप लोगों की भाषा थी। इस कहानी की पृष्ठभूमि और वातावरण में लखनऊ और वाजिद अली शाह के समय की चर्चा है। तब लखनऊ में अधिकांश लोग उर्दू भाषी थे और राजकाज की भाषा भी फारसी थी। अतः तत्कालीन परिवेश के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया। इससे कहानी में सजीवता एवं रोचकता एवं सहजता आ गई है। इस कहानी की भाषा पात्रानुकूल और भावानुकूल है। लखनऊ में जब वाजिद अली शाह को कैद कर लिया जाता है और मिर्जा साहब यह बात मीर साहब को बताते हैं तो उनका यह कथन कि पहले अपने बादशाह को बचाइए फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा, न केवल उनके बादशाह के प्रति नज़रिए को इंगित करता है बल्कि शतरंज के खेल की शब्दावली का भी बढ़िया प्रयोग है। लखनऊ के नवाब और रईस जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे वही प्रयोग कहानीकार ने मिर्जा साहब और मीर साहब के संवादों में किया है। संवाद करना मतलब बातचीत करना। इससे कहानी का स्वाभाविक विकास होता चला गया है। कई स्थानों पर व्यंग्यात्मक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर आपको दुख नहीं होता, हाय गरीब वाजिद अली शाह। इस कहानी में तत्सम तद्भव एवं देशज शब्दों का प्रयोग करने के साथ मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी है। तत्सम शब्द नृत्य, विचारशील, ऋण, व्यहुरचना, मनोमालिन्य, वृतांत, आत्मा, योगी, समाधि, संग्राम क्षेत्र, प्राणी, स्वाधीन, अहिंसा, घुली धुसरती आदि। तद्भव शब्द गान, राजा, रात, सुहाग, रानी, घोड़ा, आंसू, चाल, आंख आदि। क्षेत्रीय देशज शब्द उबटन, चौसर, लौंडी, निखट्टू, कमली निगोड़ी, चिल्लम, हुक्का, चरकटे आदि। आगते शब्द मौरूसी, जागीर, बिसात, मुलाहिजा, जलील, मैयत, वली, दस्तरखान, दीवान खाना, मनहूस, बेगम, हकीम, खामशाह, नाजुक आदि। मुहावरे खून के आंसू रोना, कब्र में पांव लटकना, सिर हथेली पर रखकर लड़ना, लौ लगना, रंग उड़ना आदि। लोकोक्ति रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी। देखिए इस तरह से ये चैप्टर से प्रश्न उत्तर आते हैं। अब बहुत सारे यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर हम आपको दिए हैं। आप चाहें तो इन उत्तरों को अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपके मन में अगर अभी कोई डाउट है आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, देखिए नीचे जो हमारा स्क्रोलर जा रहा है वो बता रहा है कि हमारे चैनल में क्या क्या सब्जेक्ट के वीडियोज़ हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे लाइन से पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि सर लाइन से वीडियो कैसे मिलेगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ नीचे कमेंट कीजिए आपको क्या पढ़ना है, क्या चाहिए। और हमारा यहाँ जो नंबर है 9051378712 उसमें भी आप अपने सवाल को भेज सकते हैं। कोशिश है कि सभी सवालों का जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। साथ ही साथ अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस को अपने स्कूल में, ट्यूशन सेंटर में, कॉलेजेस में अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और अपना एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो अगर आप हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं, आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9051378712 में फ़ोनपे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा या गूगल पे के द्वारा हमें डोनेशन दे सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।